अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज तक मुझे वो सब कुछ इतना साफ याद है जैसे मेरे साथ ये कल ही हुआ हो। बचपन से ही मेरी याददाश्त बहुत मजबूत थी। छोटी उम्र से ही मैं दिन और लम्हे बड़े तफसील से याद कर लेता था। इसीलिए मुझे यकीन है कि जो मैंने महसूस किया वो ना तो बचपना था और ना ही कोई झूठी याद। उस वक्त मेरा ख़ानदान ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा था। मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी, लेकिन पैदाइशी तौर पर ही बहुत बीमार थी वो। उसने ज़िंदगी के पहले चंद महीने हॉस्पिटल में गुजारे थे, जहां वो हर सांस लेने के लिए जंग लड़ रही थी। मेरी माँ ज़्यादा वक्त उसके साथ हॉस्पिटल में गुजारती थी, थक गई थी और डरी भी हुई थी। आखिर डॉक्टरों ने कह दिया कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अब। उसका दिल बहुत कमज़ोर था और ऐसा लगता था कि वो ज़िंदा नहीं रहेगी। उसके बाद माँ उसे घर ले आई। घर का माहौल बहुत भारी था। बचपन के बावजूद मैं महसूस कर सकता था कि खौफ और गम हवा में तैरते हैं। किसी ने खुले अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन सबके जहन में एक ही बात थी, हम उसे किसी भी वक्त खो देंगे। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मेरी माँ ने ड्राइंग रूम्स में दुआएं लगाई हुई थी टीवी पर। उसने मुझे और मेरी बड़ी बहन को बुलाया कि आओ मिलकर छोटी बहन के लिए दुआ करें। मुझे उस वक्त के अल्फाज तो याद नहीं, लेकिन माँ की आवाज़ अभी तक याद है, कपकपाती हुई, थकी हुई लेकिन मजबूत। वो बेइंतहा बेचैन थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से अल्लाह को पुकारा। मैं छोटा था, लेकिन जितना समझ सकता था उतनी कोशिश की कि साथ दुआ करूं मैं। दुआ के बाद माँ अपने कमरे में चली गई आराम करने के लिए। मैं किचन में बैठा हुआ था। जहाँ मैं बैठा था वहाँ से सीधा हॉलवे दिखाई देता था। दोनों कमरों के दरवाजे हॉलवे के आखिर में साथ साथ थे। तभी मैंने देखा खाली कमरा पूरा खुला हुआ था। जो कि मैंने नज़र उठाई और कुछ हिलते हुए देखा वहाँ पर। पहले लगा कि माँ है शायद, लेकिन फिर समझ आया कि ये माँ नहीं हो सकती, माँ तो अपने कमरे में है। जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था, वह सफ़ेद रंग का एक अजीब सा शख्स था, जिसने एक सफ़ेद रंग का झिलमिला सा लिबास पहना हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर घुस रहा था। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई कदम की आहट नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद कपड़ों की झलक जो अंदर गायब हो गई थी। मैं वहाँ जम गया जैसे। ये कोई डर जैसा नहीं था जो बचपन में होता है कि मैंने अलमारी के पीछे साया देखा या ये या वो। ये कुछ अजीब था, ये कुछ और था, अजीब और गहरा, जैसे मुझे कोई ऐसी चीज़ देखने का मौका मिल रहा था जो मैं नहीं देख सकता था। मैं उस दरवाज़े को घूरता रहा, सांस रोककर इंतज़ार करता रहा कि कोई वापस निकले वहाँ से, लेकिन कुछ नहीं निकला वहाँ से। मैं वहाँ लंबे वक्त तक चुपचाप बैठा रहा। माँ तक को नहीं बुलाया मैंने। जो मैंने देखा उसका मतलब मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये मामूली चीज़ नहीं थी कोई। उस दिन के चंद दिन बाद मेरी छोटी बहन बेहतर होने लगी, पहले धीरे धीरे लेकिन फिर लगातार। वही डॉक्टर जो कह चुके थे कि उसका बचना मुमकिन नहीं, समझ नहीं पा रहे थे कि वो अचानक कैसे बेहतर हो रही है। उसका दिल मजबूत होने लगा था और वो जंग जो पैदा होते ही शुरू हुई थी धीरे धीरे उससे दूर होने लगी थी। माँ ने इसे मोजिज़ा कहा और मेरे छोटे ज़हन में भी ये तस्वीर जुड़ी रही। वो सफ़ेद लिबास का साया जो दुआ के फ़ौरन बाद कमरे में घुस गया था, वो कौन था? फ़िलहाल मैंने ये बताया नहीं किसी को। मुझे ये सोच बहुत दफ़ा आई कि आखिर क्या था वो? क्या वो फरिश्ता था, कोई रूह थी, या हमारे बुज़ुर्गों का साया? मुझे नहीं पता, लेकिन दिल के कोने में हमेशा यकीन रहा जो भी था उसने मेरी बहन की ज़िंदगी बचाई। आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब भी मुझे उस हॉलवे का हर मंज़र याद है। खुला दरवाज़ा और किसी सफ़ेद लिबास इंसान का धीरे धीरे अंदर जाना। अक्सर मैं बचपन की बहुत सी यादें भूला हूँ, लेकिन ये मुझे साफ साफ याद है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे साफ़ और गहरी यादों में से एक है। इसलिए मुझे हमेशा यकीन रहेगा कि मैंने कुछ असल देखा था। शायद मुझे कभी ना पता चल सके कि वो असल में क्या था, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ, मेरी बहन आज भी ज़िंदा है। और कभी कभी जब मैं उस रात को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी आँखों से एक असल मोजिज़ा होते हुए देखा था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौज़ान है। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करूं या नहीं। कभी कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ दिमाग का वहम होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात याद आते हैं जिसे किसी भी तरह से आम या नॉर्मल नहीं कह सकते। अजीब और गुमसुम रातों में जो मंजर मैंने देखे हैं, जो आवाज़ें मैंने सुनी हैं, उनकी लॉजिक समझना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक धोखा या दिमाग का वहम होता तो मुझे हर बार उसी तरह थर थर कांपने वाले एहसास का सामना क्यों करना पड़ता। सच बात यह है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जो मैंने देखा, जो महसूस किया, उसका और क्या मतलब हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक गुमान था या फिर वाकई कुछ था जो मेरी आंखों के सामने गुजरा। ये सब कुछ तब का है जब मैं सिर्फ एक बच्चा था, शायद 11 से 12 साल का। मुझे एग्जैक्ट उम्र याद नहीं, लेकिन इतना याद है तब हर चीज़ नई और अजीब सी महसूस होती थी। हम अभी नए घर में शिफ्ट हुए थे, कराची में, पुरानी सब्जी मंडी के करीब एक 2 मंजिला पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर। पहले जो घर था वो छोटा और थोड़ा पुराना लगता था, लेकिन ये नया मकान हमेशा से बेहतर महसूस होता था। कमरे बड़े थे, दीवारें नई पेंट की गई थी और एक अजीब सी खुशी थी कि हम एक नई जगह पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं अभी छोटा था, लेकिन मुझे अपना एक अलग कमरा मिलने पर बड़ी खुशी हुई थी। वो कमरा बिल्डिंग के कॉर्नर पर था। एक छोटी सी बालकनी भी थी जहां से नीचे वाली गली दिखाई देती थी। पहले दिन हमने सारे दिन घर सजाने में गुजार दिया। मम्मा पर्दे लगा रही थी, अब्बू फर्नीचर सेट कर रहे थे और मैं और मेरा छोटा भाई नए घर का हर कोने जाकर एक्सप्लोर कर रहे थे। उस रात किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जगह हमारे लिए एक अजीब और ना भूलने वाली यादों का हिस्सा बन जाएगी। शुरू के कुछ महीने बिल्कुल ठीक गुजरे। हर चीज़ एक आम जिंदगी की तरह चल रही थी। स्कूल, दोस्त, गली में खेलना और रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनना। पहले 1 साल तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब सी बातें होने लगी। ऐसे वाक़यात जो समझ से बाहर थे, जो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी माँ को भी महसूस होने लगे। लेकिन तब तक समझ नहीं पाए थे कि ये सिर्फ एक सोच थी या फिर वाकई कुछ और भी था जो हमें देख रहा था। जब हम नए घर में सेटल हो गए थे, तभी हमारी ज़िंदगी में कुछ और बदलाव भी आए। मेरा कज़न हमारे साथ रहने आया और इसी दौरान मेरा छोटा भाई भी पैदा हुआ। ये घर पहले ही नया था, नए लोग भी आ गए और सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसी वक्त मुझे महसूस होने लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है हर वक्त, हर जगह, जैसे कोई साया मेरी नज़र के कोने में हमेशा रहता हो। लेकिन जब भी मैं सीधा देखने की कोशिश करता, कुछ भी नज़र ना आता। मैं बचपन से ज़्यादा मिलनसार नहीं था। मेरा वक्त अक्सर या तो अपने ख्यालों में या फिर अपने खिलौनों के साथ गुजर जाता। मेरे वालिदैन मुझे नीचे गली में ज़्यादातर खेलने की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ अजनबी लोग अक्सर घूमते रहते थे। उनका कहना था कि हम नीचे आपका हर वक्त ध्यान नहीं रख सकते, और ये बात मुझे समझ भी आती थी। इसलिए जब मेरे दोस्त अपनी गलियों और मोहल्लों के मैदानों में धूम मचा रहे होते थे, मैं अक्सर अकेला अपने घर के अंदर खेल रहा होता था। कभी अपने कमरे में, कभी ड्राइंग रूम के एक कॉर्नर में बैठकर कहानियाँ पढ़ता या फिर अपने खिलौनों के साथ मज़ीद एक नए किला बनाने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे ये अकेलापन एक अजीब सी चीज़ बन गया। पहले ये सिर्फ एक एहसास था, एक हल्का सा शक कि शायद कोई मुझे देख रहा है। लेकिन फिर ये महसूस होने लगा कि जैसे मैं सच में अकेला नहीं हूँ। कई बार जब मैं अपने कमरे में होता तो मुझे लगता जैसे कोई मुझे कोने से देख रहा है, जैसे कोई पीछे से झांक रहा हो। कभी कभी मुझे लगता था कि जैसे कोई सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन इतनी करीब से जैसे कोई भी मेरे बिल्कुल पास हो। पहले मैं सोचता था कि ये सिर्फ मेरा दिमाग का वहम है, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास एक हकीकत लगने लगे। ये अजीब महसूस तभी शुरू हुए जब मैं घर में अकेला होता था।
जैसे ही घर में सिर्फ मेरी मौजूदगी रहती, एक बेचैनी सी महसूस होने लगती थी। पहले तो ये हर जगह महसूस होने लगा, मगर सबसे ज़्यादा मेरे कमरे के साथ जो स्टोर रूम था वहाँ पे ज़्यादा महसूस होता था। स्टोर रूम में अक्सर अंधेरा रहता था, जहाँ दिन के वक्त भी एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। मुझे अक्सर लगता था जैसे कोई वहाँ चुप कर खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पलट कर देखता सिर्फ खाली दीवारें नज़र आती थी। कभी कभी ये महसूस इतना गहरा होता था कि मैं फ़ौरन वहाँ से भागकर किसी रोशन जगह पर चला जाता था, किचन या लाउंज में जहाँ मेरे वालिदैन होते थे। लेकिन जैसे ही वापस जाने की हिम्मत करता, वही बेचैनी वापस आ जाती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि कभी कभी मुझे अपनी आँख के कोने से कोई शख्स नज़र आता था, जैसे बस एक झलक, एक हल्का सा नक्श, जैसे कोई एक लम्हे के लिए किसी दीवार के पीछे या दरवाजे के कोने से झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नज़र सीधी करता, वहाँ सिर्फ खाली जगह होती थी। कई बार मैंने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है या शायद मेरी आंखों का धोखा, लेकिन ये हर बार इतना हकीकी लगता था कि मैं कभी कभी अपनी सांस रोककर उस जगह को देखता रहता, सिर्फ ये देखने के लिए कि शायद कोई वापस नज़र आ जाए। मुझे लगा कि शायद ये सब मेरी कज़न्स की हॉरर गेम्स का असर है। वो अक्सर रात को कंप्यूटर पर डार्क और क्रीपी गेम्स खेलता था, जिनमें अजीब अजीब चीज़ें होती थीं, भूतों वाले घर, दरवाज़ों के पीछे छुपे हुए साए, या ऐसे मंजर जो देखने के बाद रात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शायद उन्हीं का असर था कि मुझे भी लगने लगा कि शायद ये सब सिर्फ मेरा दिमाग का खेल है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता था, एक ऐसी चीज़ जो मैं कभी भूल नहीं सकता था। कुछ महीने गुजर चुके थे। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटकर नींद यानी सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई। पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई वहाँ खड़ा हो, मुझे देख रहा है। पहले मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उस जगह पर जमने लगी, मैंने देखा एक सिर, बस एक झलक, एक पल के लिए। वो सिर दरवाजे के कोने से झांक रहा था, और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वो फ़ौरन दरवाजे के पीछे छुप गया। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे जैसे ये बात मेरी समझ में आई कि मैंने असल में कुछ देखा है। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, इतना ज़ोर से कि मुझे लगने लगा कि अगर कोई और भी यहाँ है तो वो भी मेरी धड़कन सुन सकता। मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। कुछ सेकंड्स तक बस उसी जगह को देखता रहा, ये सोचता रहा कि शायद ये मेरा वहम है, शायद हवा का कोई असर हो, या शायद मेरी आंखों का धोखा। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये कोई वहम नहीं है। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। गर्मियों की रात थी, लेकिन मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। हर अंदर की हिम्मत जोड़कर मैंने आंखें ज़ोर से बंद की और सोचा कि शायद अगर मैं हिले बिना लेट जाऊं तो जो भी है वो चला जाएगा। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक डर जो हर पल बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई अब भी खड़ा है, सिर्फ देख रहा है, बिना हिले, बिना कुछ बोले। मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ज़ोर से चादर अपने ऊपर ली और एक झटके से अपने बिस्तर से उठा। मुझे कुछ नहीं सूझा, सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं तेज़ी से भागा, सीधा अम्मी के कमरे की तरफ गया। पता नहीं मेरे दरवाजे के पीछे कोई था या नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अम्मी के कमरे तक पहुँचा, एक अजीब सा सुकून मिला मुझे। मैं बिना कुछ कहे फ़ौरन उनके बिस्तर पर चला गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं रो नहीं रहा था, लेकिन डर इतना गहरा था कि मेरी पलकों से पानी बहने लगा था। मैं अम्मी के पास छुपने आया था, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि कोई मेरे कमरे में झांक रहा था, तो उन्होंने बस नींद में मुरमुराया, बेटा ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब है, सो जाओ। उनकी आवाज़ में तसल्ली थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को जितना हल्का लिया, उससे मुझे और भी अजीब महसूस होने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। मैंने खुद देखा था एक सर जो दरवाजे के पीछे छुप गया था।
लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ज़्यादा ज़िद की तो अम्मी या तो गुस्सा हो जाएंगी या फिर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगेगा। इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन मुझे फिर से उसी कमरे में सोने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए अगले दिन दोबारा अपने कमरे में वापस सोने का फ़ैसला किया। वो बेचैनी जो पहले सिर्फ महसूस होती थी अब एक सच्चाई बन गई थी। अगली रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था तब मुझे वही अजनबी एहसास फिर से महसूस होने लगा। पहले मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट होने लगीं एक और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ सामने आई। दरवाजे के पास एक लंबा सा शख्स जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो एक शख्स का चेहरा था या शायद सिर्फ कुछ और। अंधेरे में सिर्फ उसके होंठों की मुस्कुराहट दिख रही थी, कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। ये अजीब थी, बेजान सी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज़ हो जो सिर्फ मुस्कुराने के लिए बनी हो। मुझे उसकी आंखें नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ उसकी वो मुस्कुराहट जो मुझे सीधा देख रही थी। मेरा हर अंदर का हिस्सा जम गया। मैं एक पल के लिए भी नहीं हिला। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो चेहरा वही है, हिल नहीं रहा, बस देख रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे लगने लगा कि ये कोई सपना नहीं, कोई वहम नहीं, बल्कि असल में हो रहा है। मुझसे और नहीं सहा गया। मैंने अपना मुंह किसी और तरफ कर लिया, इसीलिए कि शायद वो भी मुझे देखना बंद कर दे। फिर बिना किसी सोच के, बिना किसी हिम्मत के मैंने कंबल अपने सिर तक खींच ली। अंधेरे से बचने का यही तरीका मुझे समझ आया। उस रात मैंने अपनी आंखें बंद करके ये सोचने की कोशिश की कि ये सिर्फ मेरा दिमाग का वहम है, कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे अंदर से पता चल चुकी थी, जो भी ये था ये सिर्फ एक रात का मेहमान नहीं था। ये चीज़ मुझे देख रही थी, ये चाहती थी कि मैं भी उसे देखूं। कई हफ्ते गुजर गए लेकिन मेरी नींद वैसी ही ख़राब रही। हर रात एक अजीब सी बेचैनी होती, जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे अब अकेला सोने से सख्त डर लगने लगा था। जब मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे अपने कमरे में अजीब अजीब चीज़ें महसूस होती हैं तो पहले तो उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब मैंने ज़ोर दिया तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने दिया। ये उन दिनों की बात है जब मुझे लगने लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर वो रात आई जो सब कुछ बदल देने वाली थी। उस रात मुझे पहले से ही अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, बस एक कोने में हल्की सी रोशनी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे जागते हुए देख रहा हो। फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। क्या मुझे किसी की सांस सुनाई दी या शायद कोई आवाज़ थी, पता नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई मेरा जिस्म एकदम से जम गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और मुझे वहाँ से लंबी पतली उंगलियाँ अंदर आती हुई नज़र आईं। वो धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता अंदर आ रही थी, बेजान सी लकड़ी की तरह सीधी लेकिन चलती हुई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन फिर जैसे ही वो उंगलियां अंदर घुसने लगीं एक सर धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से सामने आया। मुझे उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक पल के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट चमक उठी। वो वैसी ही मुस्कुराहट थी जो मैंने पहले देखी थी, जैसे कोई सिर्फ मुस्कुराने के लिए बना हो, बिना किसी वजह के। मेरी सांस अटक गई। मुझे लगा कि अगर मैंने ज़्यादा देर तक देखा तो शायद वो और सामने आ जाए। मैं बस पलकें झपकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब मैं आंखें बंद करता और दोबारा खोलता वो सिर्फ वापस दरवाजे के पीछे छुप जाता और फिर धीरे धीरे दोबारा सामने आता, जैसे कोई खेल रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं हिल नहीं सकता था, चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। मैं सिर्फ देख रहा था, या शायद देखने पर मजबूर हो चुका था, क्योंकि ये जो भी था ये चाहता था कि मैं इसे देखता रहूं बस। मुझे नहीं पता कि ये कितनी देर तक चला, शायद सिर्फ कुछ पलों का वक्त था या शायद पूरी रात। लेकिन एक बात तय थी, जो भी था ये अब सिर्फ एक मंजर नहीं रहा था, ये जिंदा था और ये मेरे साथ था।
एक रात जब मैं यूजुअल तरह से अपने बिस्तर पर लेट के सोने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। पहले लगा कि शायद सपने में हूँ, लेकिन फिर हर चीज़ इतनी हकीकी महसूस होने लगी कि मुझे समझ नहीं आया कि ये वाकई हो रहा है या नहीं। मुझे महसूस हुआ कि कोई बड़ा भारी हाथ धीरे से मेरे सिर के पीछे आया। पहले तो सिर्फ हल्का सा दबाव था, लेकिन फिर अगले ही पल जोर से दबाने लगा। मैं एकदम से होश में आ गया। मैंने होश में आते ही हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं एक इंच भी नहीं हिल सका, जैसे मेरे जिस्म ने काम करना बंद कर दिया हो। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा गले से एक भी आवाज़ नहीं निकली। सिर्फ एक बार बढ़ती हुई सांस जो धीरे धीरे बंद हो रही थी। सांस रुकने लगी थी। पूरा जिस्म एक अजीब से एहसास में था, लेकिन दिमाग एकदम जाग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर ये हाथ कुछ सेकंड्स और ना हटे तो शायद मैं मर जाऊंगा। और फिर एकदम से वो हाथ हट गए। मैं एक झटके से बिस्तर पर हिल गया, जैसे दोबारा जिंदा हो गया हूँ। जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे पानी में डूब रहा था और अभी अभी बाहर आया हूँ। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। मैंने फौरन अम्मी को जगाया। अम्मी, कोई था मेरे कमरे में। मेरा गला सूख चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जोर लगा कर कहा। अम्मी उठी और अम्मी को मैंने ये सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे पर कुछ आयत पढ़कर फूंकी और उन्होंने कहा, बेटा ये सिर्फ एक बुरा सपना था। ऐसे सपने कभी कभी आ जाते हैं, उनका ये कहना था और वो वापस सो गईं। लेकिन मुझे पता था ये सपना नहीं था, ये एक चीज़ थी जो पहले मुझे सिर्फ देख रही थी और अब मुझे छू रही थी। उसके बाद कई महीने ऐसे ही गुजरे। कभी कभी वो मुझे सिर्फ महसूस होती, कभी एक पल के लिए नज़र आती, कभी कोई हल्का सा साया दरवाजे के पीछे झांकता, तो कभी एक हवा सा झोंका बिना किसी वजह के गुजर जाता। लेकिन अब जो भी था वो इतना क्लोज आ चुका था कि मुझे छू भी सकता था। लेकिन फिर एक दिन हमने ये फ्लैट छोड़ दिया। हम नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए और जो भी था वो ऊपर ही रह गया। उसके बाद मुझे कभी कोई आवाज़, कोई साया, कोई हाथ महसूस नहीं हुआ। जैसे जो भी ये था वो सिर्फ उसी जगह से जुड़ा था, जैसे उस घर की दीवारों में बसा हुआ था। लेकिन एक सवाल आज भी मुझे परेशान करता है, अगर हम वहीं रहते तो क्या होता। वक्त गुजर गया, साल बीत गए, लेकिन वो यादें कभी पूरी तरह धुंधली नहीं हुई। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, नया घर, नया शहर, नए लोग। लेकिन कभी कभी जब अंधेरा होता, जब मुझे किसी खाली कमरे की हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी महसूस होती, तब वो पुरानी यादें फिर से ज़िंदा हो जाती। और फिर एकदम सालों बाद जब एक बार मैं अम्मी से इन्हीं बातों पे गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कह रही थी कि एक रात जब हम अब भी उसी फ्लैट में रहते थे, वो लाउंज में सोफे पर सो रही थी। रात का एक अजीब सा सुकून था, लेकिन अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके ऊपर हाथ रख रहा है। पहले तो हल्का सा दबाव था, लेकिन फिर वो हाथ कस के दबाने लगे। उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक ऐसे एहसास ने उन्हें जगा दिया जो किसी भी इंसान का दिल थमा सकता था, जैसे कोई उनको नीचे दबा रहा हो, जैसे कोई चाह रहा हो कि वो ना हिले, ना सांस ले सकें। उन्होंने कोई अजीब आवाज़ भी सुनी, जैसे कोई पुरानी कागज़ों के कुरकुराने की। वो आवाज़ बिल्कुल असर करने वाली थी, एक अजीब सी गूंज जो महसूस होती थी लेकिन समझ नहीं आती थी। अम्मी ने जोर लगाकर एक बार कहा, हटो, और जो भी था वो एकदम हट गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम खाली लाउंज, एक बंद दरवाज़ा और सिर्फ एक एहसास कि कोई अब भी वहाँ मौजूद है। जब अम्मी ये बात बता रही थी तो मुझे एक अजीब सी अनईजी फीलिंग हो रही थी। पहले तो मुझे सिर्फ ये लगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, लेकिन फिर मुझे याद आया जब मैं अम्मी के कमरे में भाग कर जाता था, जब मैं उनसे कहता था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे कमरे का दरवाजे पे है, कोई मुझे तकिए में दबा रहा है, तो अम्मी हमेशा कह देती थी कि ये सिर्फ एक सपना है। मगर अब समझ आया, शायद उन्होंने ये बात मुझे तसल्ली देने के लिए कही थी।
शायद उनको भी कहीं ना कहीं यकीन था कि जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया वो सब हकीकत है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जो भी ये था वो सिर्फ मुझे नहीं, अम्मी को भी महसूस होता था। लेकिन वो मुझे तसल्ली देना चाहती थी। मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊं, जितनी भी नए घर देख लूं, लेकिन मुझे आज भी वो लंबी और बहुत खौफनाक मुस्कुराहट याद आती है। वो जो मुझे देख रही होती थी, जैसे उसे पता था कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।